हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विद्या गुरु पे। मैं दीपक सिंगल आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की सेकंड वीडियो, जहां पर हम 10th ऑफ सितंबर से 20th ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाला है। इफ यू वांट द इंग्लिश मीडियम ऑफ दिस वीडियो, इट इज ऑलरेडी अपलोडेड, रिकॉर्डेड ओवर द सेम प्लेटफॉर्म। यू कैन गो एंड चेक ओवर देयर। और दोस्तों, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई इंस्टीट्यूट अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है, तो विद्या गुरु से बेटर इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा आपको। दैट आई कैन एश्योर यू। वी नॉट ओनली प्रोवाइड यू पेन ड्राइव कोर्सेज, बट आप हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग जो है वो कर सकते हैं। जीएस की तैयारी पूरी तरीके से आप मेरे साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन हिट किए बिना मत जाइएगा। थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है कि यस, मेरे द्वारा किया गया काम अच्छे और ज्यादातर बच्चों तक पहुंच रहा है। सबसे पहला करंट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। देखो बेटा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ये किया जाता है, ठीक है जी। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 130 सिटीज को यह अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगस्त 2020 में शुरू किया था। 3 कैटेगरीज आप यहां पर सिटीज की देख सकते हैं। कैटेगरी 1 में ये अवार्ड इंदौर को गया है, कैटेगरी 2 में ये अवार्ड अमरावती को, और कैटेगरी 3 में ये अवार्ड जो है वो देवस को गया है। तो मैं फर्स्ट अवार्डीज यहां पर कवर कर रहा हूं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट करंट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक वैदिक क्लॉक जो है वो अनवील करी है। ये वैदिक क्लॉक और एक मोबाइल एप्लीकेशन भारत के पंचांग को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करेगी। बट आपको मैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये वैदिक क्लॉक जो है ये पूरी तरीके से इंडिया के काल गणना पर आधारित है। और भारतीय काल गणना पूरे दिन को 30 मुहूर्त में डिवाइड करता है, जहां पर हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट नहीं है। हम पूरे दिन को 30 मुहूर्त में बांटते हैं। हर एक मुहूर्त जो होता है वो यहां पर 48 मिनट का होता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया की आर्म फोर्सेस ज़पैड 2025 के लिए निकल चुकी है। हालांकि ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। ये एक सैनिक अभ्यास है जो रशिया और बेलारूस के द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। कई सारे देश ज़पैड में गए हैं, केवल इंडिया नहीं। बट वेस्टर्न मीडिया को शायद केवल भारत ही दिख रहा है। तो ज़पैड से में जब से हम लोग गए हैं, जब से लौटे हैं, बहुत सारे एंटी इंडिया आर्टिकल्स वेस्टर्न मीडिया में छाए हुए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा LSAM-25 जो है वो कमीशन हो गया है। इसकी कमीशनिंग सेरेमनी मुंबई में थाने में की गई है। चीफ गेस्ट एडमिरल विशाल बिश्नोई थे। और ये जो हमारा LSAM-25 है, ये क्या है? ये एक एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज है, ठीक है। तो ये ACTCM है, हमारे भारत का ACTCM मतलब एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज। LSAM की कमीशनिंग सेरेमनी पूरी हुई। भारतीय नेवी को यह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया है। इसके बाद अभिमन्यु मिश्रा बने यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने एट प्रेजेंट वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन को हराया। मैं बात कर रहा हूं डोमा राजू गुकेश। 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने डोमा राजू गुकेश को समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में चलने वाले ग्रैंड स्विस 2025 में हराया। और इसी के साथ अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट इन द वर्ल्ड हो गए हैं टू डिफीट द यंगेस्ट चेस चैंपियन डोमा राजू गुकेश। हालांकि अभिमन्यु मिश्रा जो है ये भारतीय हैं, बट ये अमेरिकन सिटीजनशिप के साथ अमेरिका में रहते हैं। वैसे तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं ऑफ कोर्स, बट अमेरिकन सिटीजनशिप है इनके पास अभी, तो इसलिए मैं इनको अमेरिकन बोलूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेट हुआ। इसके बाद इंडिया का पहला अटल इनोवेशन सेंटर का पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर कहां खुला? अटल इनोवेशन सेंटर का फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर खुला दुबई। इनॉग्रेट करने के लिए इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचे। इसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट CP राधाकृष्णन बने भारत के नए उपराष्ट्रपति। इन्होंने इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट जस्टिस रेड्डी जी को हराया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CP राधाकृष्णन वैसे तो भारत के व्यक्तिगत तरीके से 15वें उपराष्ट्रपति है, बट अगर आप काउंट करें तो काउंटिंग वाइज से इंडिया के 17th वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। फिर दोस्तों नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री जिनको दूसरी बार लगातार चुना गया, नाम है इनका जॉनस गैर। जॉनस गैर बने नॉर्वे के दूसरी बार कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद ओरेकल के फाउंडर लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एक दिन में तकरीबन $98 बिलियन
का इनका नेटवर्थ बढ़ गया। और एलिसन जो है ये फाउंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन के, जिसकी शुरुआत 1977 में की गई थी दोस्तों। और ओरेकल फाउंडेशन जो है वो एक लार्जेस्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर सप्लायर है दुनिया का। इसके बाद आईसीसी ने एक नया कैंपेन शुरू किया, विल टू विन कैंपेन, और ये कैंपेन शुरुआत किया गया है खासकर की आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 से पहले। आईसीसी विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं। इस विल टू विन कैंपेन में दुनिया के तमाम देशों की दिग्गज महिलाएं जो बल्लेबाज है उनको फीचर किया गया है। जैसे भारत की तरफ से स्मृति मानधना, हरमनप्रीत कौर आपको दिखेंगी, श्रीलंका की जो है वो अपना चमारी अलापत्थु दिखेंगी, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, साउथ अफ्रीका की मैरीजेने कैप एंड सो ऑन, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 13 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड डे इस बार की थीम रही फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। फिर दोस्तों अभी 7.8% का जीडीपी भारत ने क्वार्टर 1 में दिखाया, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है। इस जीडीपी ग्रोथ रेट के बाद फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी का फोरकास्ट बढ़ा दिया है। उनके अनुसार अब भारत की जीडीपी 6.5 नहीं 6.9% के दर से ग्रो करेगी। इनके अलावा कई सारी और इंस्टीट्यूशंस ने भारत के जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, नमो भारत बनी भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। अभी हाल फिलहाल में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो भारत ट्रेन पटरियों पर दौड़ी। ये कोई ट्रेन वैसी नहीं है, ये एक्चुअली में एक सरकारी मेट्रो है जो आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत दिल्ली से मेरठ के बीच में चलती है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं, एच शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर इनॉग्रेट किया। आपसे पूछ सकते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर कहां पर है, तो ये अभी हाल फिलहाल में दुबई में इनॉग्रेट हुआ। धर्मेंद्र प्रधान तो ऑलरेडी दुबई में थे, तो राशिद अल मक्तूम के साथ आपको भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पर दिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरने के बाद पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया, मतलब पॉस्थुमसली ये अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरफ से गुरशरण कौर जी ने ये अवार्ड जो है वो लिया, और इस अवार्ड को दिया गया है प्लानिंग कमीशन के आखिरी डिप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहूवालिया जी के द्वारा। आपको पता ही है कि प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन गया था। उससे पहले प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहूवालिया ही थे। इसके बाद दोस्तों जो बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा है, यह है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं सेबेस्टियन लिकोर्नो। सेबेस्टियन लिकोर्नो एक ऐसे समय पर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं जब फ्रांस ब्लॉक एवरीथिंग नाम के कैंपेन से जूझ रहा है। फ्रांस के लोग इस समय सड़कों पर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर अपना कर्जा कम करने के लिए सरकारी खर्चे में कटौती करना चाहते हैं, और वो सरकारी खर्चे में कटौती करना चाह रहे हैं सैलरी और पेंशन को कम करके, जो फ्रांस के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रांस के लोग ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन मूवमेंट के तौर पर इस समय फ्रांस की सड़कों पर है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो थे फ्रैंकोइस बेरो, तो फ्रैंकोइस बेरो की जगह नए प्रधानमंत्री आए हैं सेबेस्टियन लिकोर्नो। इसके बाद इंडिया ने अपना पहला इंडिजिनस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है बेंगलुरु में। नाम रखा है इसका काल भैरव। काल भैरव एक ड्रोन है जो 30 घंटे लगातार उड़ सकता है, 3000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। प्रिसीशन स्ट्राइक के साथ साथ ये सर्वेलेंस के लिए भी काम आ सकता है। स्वॉर्म जो ड्रोन अटैक्स होते हैं वो इसमें मतलब आप लोग जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और काल भैरव नाम का ये ड्रोन फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है, तो इसलिए FWD काल भैरव का जो सामने लिखा हुआ है ये एक्चुअली में इस कंपनी का नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पलाक्कड़ IIT पलाक्कड़ ने एक नई एप्लीकेशन निकाली है टूटोज। इस एप्लीकेशन की सहायता से सभी बच्चे जो कैट, नीट, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूटोज नामक इस एप्लीकेशन से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली एम्स दिल्ली बना भारत का पहला सरकारी कॉलेज या भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो अपने बच्चों को, अपने डॉक्टर्स को दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की ट्रेनिंग देगा। तो दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना एम्स दिल्ली। इसके बाद 23 सितंबर को 10th आयुर्वेदा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और इस बार की थीम क्या रही? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट।
ये पहली बार है जब आयुर्वेदिक डे को आपने सितंबर 23 को सेलिब्रेट किया है, नहीं तो इससे पहले इसको धन्वंतरी जयंती के दिन सेलिब्रेट किया जाता था। लोग धनतेरस को सेलिब्रेट करते थे, आयुर्वेदिक डे को नहीं, इसलिए आयुर्वेदिक डे की सेलिब्रेशन प्रीपोन की गई, मतलब थोड़ी पहले बुलाई गई। इसके बाद सुशीला कर्की, नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से जो केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी, उसके बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती आपको दिख रही है सुशीला कर्की जी। सुशीला कर्की ने पद संभालते ही क्लियर कर दिया है कि मैं नेपाल की प्रधानमंत्री के तौर पर पावर को कंसोलिडेट नहीं करने वाली हूं। तो मैं क्या करने वाली हूं, मैं स्थिति को नॉर्मलाइज करूंगी और उसके बाद दोबारा से चुनाव होंगे ताकि आप लोगों को आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो मिल सके। ऐसा होता है लीडर, ना कि मोहम्मद यूनुस जो इस समय बांग्लादेश में कर रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। हालांकि सुशीला कर्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ साथ नेपाल की पहली और पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। इंडियन नेवी ने अभी एक नेवल बेस इनॉग्रेट किया है गुरुग्राम में, नाम रखा है इसका INS अरावली। इनॉग्रेट करने के लिए इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी यहां पर गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14 सितंबर को हम लोगों ने हिंदी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट हुआ। इंजीनियर्स डे 15 तारीख को ही क्यों? क्योंकि 15 तारीख को सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी का बर्थ एनिवर्सरी होता है और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सब भारतवासी मिलकर इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के एक दिग्गज इंजीनियर हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट होता है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसके बाद फोन पे और सिडबी के बीच में अभी एक समझौता ज्ञापन हुआ है। अगर आप लोग कोई भी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज के ओनर है तो मैं आपको बता दूं अब मौका आ गया है अपनी इनफॉर्मल सेक्टर की माइक्रो एंटरप्राइज को फॉर्मलाइज करने का। उसके लिए आप लोगों को डिजिटल उद्यम असिस्ट रजिस्ट्रेशन इस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। सर्च करने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म फोन पे पर अवेलेबल है। तो फोन पे के माध्यम से आप अपनी इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज को फॉर्मल कर सकते हैं। सर इससे फायदे क्या होंगे? इससे फायदा पहला नंबर 1 की क्रेडिट फैसिलिटीज जो है, मतलब आपके लोन के जो आसार है या उसके जो ऑप्शन है वो बढ़ जाएंगे। दूसरा, सरकारी योजनाओं का आप लोग लुफ्त उठा पाएंगे, है ना। कई सारी चीजों का फायदा आप लोगों को इसके बाद मिलेगा। इसके बाद दोस्तों डेविस कप क्वालिफाइंग मैच में इंडिया ने यहां पर स्विट्जरलैंड को हराया। सबसे गजब की चीज आपको बता दूं, डेविस कप लॉन टेनिस में खेला जाने वाला एक टूर्नामेंट है। डेविस कप क्वालिफायर 2026 के लिए भारत ने स्विट्जरलैंड की टीम को यहां पर हराया 3-1 से। और 1993 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय टीम ने किसी यूरोपियन टीम को डेविस कप क्वालिफायर मैच में हराया है। इसके बाद 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है और कमेंट सेक्शन पे आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल था जिसके अंतर्गत ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पर दुनिया भर में रोक लगी थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उसमें एक बहुत अहम जो था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। कमेंट सेक्शन पे आपको बताना है मुझे। इसके बाद EPFO के एक मेंबर है विवेकानंद गुप्ता जी, इनको PFAM प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया है। PFAM प्रोग्राम एक ग्लोबल बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक और मिल्टन इंस्टीट्यूट मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं लंदन में। तो पहली बार किसी EPFO के मेंबर को इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है और वो कौन है? श्री विवेकानंद गुप्ता जी। EPFO क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है EPFO। इसके बाद विवेकानंद गुप्ता जी लंदन जाएंगे। PFAM प्रोग्राम में जब बोलेंगे तब ये पुदुना स्कीम के बारे में भारत की पुदुना स्कीम के बारे में दुनिया को बताएंगे। पुदुना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि एक बहुत ही गजब है। इसके बाद दोस्तों श्री पीयूष गोयल जी ने बिहार के पटना में एपेडा का रीजनल ऑफिस जो है वो खोल दिया है। एपेडा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है तो जाहिर सी बात है अब इसका रीजनल सेंटर क्योंकि पटना में आ गया है तो इसलिए मैं बिल्कुल जाहिर कह सकता हूं आप लोगों को कि बहुत ही जल्द जो बिहार के फार्मर्स है वो इसका लुफ्त उठाएंगे। बिहार के कई सारे फार्मर्स के कई सारे सामान दुनिया भर में बेचे जाएंगे, उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ये सब काम एपेडा के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर इंस्पायर अवार्ड 2025 में नंबर 1 का जिला रहा। इंस्पायर अवार्ड उस डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ी मात्रा में इनोवेटिव आइडियाज जो है वो बच्चे सबमिट करते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार का डिस्ट्रिक्ट 7403 बच्चों ने
यहां पर इनोवेटिव आइडियाज जो है वो सबमिट करें, इस वजह से मुजफ्फरपुर नंबर 1 पर रहा। मुजफ्फरपुर के बाद आप लोगों को और भी कई सारे जिले दिखे, जैसे बेंगलुरु, बागलकोट, जयपुर, लखनऊ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार प्रजापति प्रोफेसर जो हैं ये बने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के एक तरीके से डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है एल सत्या श्रीनिवास। गवर्नमेंट ने एल सत्या श्रीनिवास जी को भारत की तरफ से भेज दिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाकर एशियन डेवलपमेंट बैंक में। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की सिटी मनीला में है, जिसमें अभी एज प्रेजेंट 69 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनके चेयरपर्सन मसातो कांडा जी है। उस बैंक में इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एल सत्या श्रीनिवास है। इसके बाद स्केचर्स ने डीएसपी मोहम्मद सिराज को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इससे पहले स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, यस्तिका भाटिया को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद इंडियन नेवी को मिला उसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। आपको बता दूं बेटा, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो जहाज आपको दिख रहा है ये सबमरीन का भक्षण करता है, मतलब ये सबमरीन्स को अटैक करता है, और जहां पर पानी कम है वहां पर भी ये जहाज जो है ये तैर लेता है, इसलिए इसको शैलो वाटर क्राफ्ट भी कहा जाता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर नाम है इस पूरे जहाज का, आईएनएस एंड्रॉथ। तो ये अपना कोलकाता में बेस गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई। इंडियन नेवी को ये 13 तारीख को जो है वो डिलीवर की गई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रॉकेट ड्रीम्स, जो लिखी है क्रिस्टियन डेवनपोर्ट ने। इस किताब में 2 कंपनीज की राइवलरी बता रखी है। एक है इलॉन मस्क की स्पेसएक्स और दूसरी है जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, और दोनों ही कंपनी स्पेस कंपनीज जो है वो यहां पर जानी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली किताब कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट्स पर लिखी गई है। किताब का नाम है दापन। किताब को छापा है, मतलब ऑथर इस किताब के हैं इप्सिता चक्रवर्ती। काफी इंपॉर्टेंट किताब है। दापन का मतलब है कहा जाता है, इट इज सेड। इसके बाद आनंद कुमार, वेल कुमार और क्रिश शर्मा ने इतिहास रच दिया है। भारत को दिलाया स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला गोल्ड। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 चाइना की सिटी बेदाई में चल रहा था, जहां पर भारत ने जीता है गोल्ड मेडल, और यह भारत का पहला गोल्ड है इस टूर्नामेंट में। मतलब आज तक कभी हमने स्पीड स्केटिंग में गोल्ड नहीं जीता है। इसके बाद दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त बने हैं डीएसपी सिराज, मोहम्मद सिराज जी। इसके बाद 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम रही सेफ केयर और एवरी न्यूबॉर्न, सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। इसके बाद सिरारा खोंग हैती चिली फेस्टिवल कहा होता है। सिरारा खोंग हैती चिली फेस्टिवल मणिपुर में होता है। इस बार इसका 14वां संस्करण था। यह फेस्टिवल तब से मनाया जा रहा है जब से हैती चिली को जीआई टैग दिया गया है, जीआईआर के द्वारा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा। भारत में जीआई टैग जीआईआर के द्वारा दिया जाता है, और यह टैग हर पहने ओढ़ने खाने पीने की आइटम्स को दिया जा सकता है, जिसका ड्यूरेशन है 10 साल। तो यह टैग 10 साल के लिए जो है वो दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत ने 7 नए स्थल जोड़े हैं। पहली बात तो ये टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती क्या है? इसमें एक देश उन सब चीजों को जोड़ता है जिनका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फाइनल लिस्ट में आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसमें भारत की तरफ से अब 69 जो स्थल है वो ऐड हो चुके हैं। अभी रिसेंटली इस साल 7 जोड़े हैं। बता दूं कौन कौन से। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का, सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर कर्नाटक, मेघालय एज केव्स मेघालय, नागा हिल्स नागालैंड की, इरामती दिबालू आंध्र प्रदेश का, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश का, और वर्कला केरला का। इसके बाद अमित खारे, सीपी राधाकृष्णन जो भारत के 17वें उपराष्ट्रपति बने, उनके नए सेक्रेटरी हैं अमित खारे। अमित खारे 2021 से प्राइम मिनिस्टर के रूप, मतलब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइजर के रूप में असिस्ट करते आ रहे हैं। अब सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी बने। इसके बाद दोस्तों अल्बानिया ने यहां पर एक नया इतिहास रच दिया है। एक एआई अवतार को बना दिया है अपना कैबिनेट मंत्री। नाम है डिएला। डिएला सूरज के लिए इस्तेमाल होता है अल्बानियन लैंग्वेज में। ये एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है दुनिया में कि एआई अवतार को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, जो किसी ह्यूमन मिनिस्टर से ज्यादा प्रोडक्टिव होगा
और ज्यादा काम करके देगा। तो अल्बानिया ने डिएला नामक एक एआई अवतार को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुन लिया है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके बाद दुलीप ट्रॉफी, जो एक डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है, बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होता है। दुलीप ट्रॉफी में 11 साल के बाद सेंट्रल जोन की टीम ने साउथ जोन की टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और नई किताब, रवि के मिश्रा की नई किताब आई है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, जिस किताब में नॉर्थ साउथ डिवाइड को दर्शाया गया है लोकसभा सीटों के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। तो अच्छी किताब है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। और कोटक 811 के बारे में आपको बता दूं, दुनिया में बैंकिंग सेक्टर में तीसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बनी कोटक 811। हालांकि इससे पहले जो एप्लीकेशन दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होती है बैंकिंग में वो है ब्राजील की न्यू बैंक, सेकेंड नंबर पर यूके की है रेवुलट और तीसरे नंबर पर अब आ गई है भारत की कोटक 811। इसके बाद महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा ढोल ताशा सेरेमनी को होस्ट किया। ढोल ताशा सेरेमनी महाराष्ट्र में हर साल होती है हिंदू भूषण के स्टैचू के लिए। तो हिंदू भूषण जी के स्टैचू को सेलिब्रेट करने के लिए ये ढोल ताशा सेरेमनी महाराष्ट्र में हर साल होती है। हिंदू भूषण जी का स्टैचू 180 फुट लंबा स्टैचू है जो पिंपरी चिंचवाड़ में बनाया जा रहा है। और ये स्टैचू किसका है? तो ये स्टैचू है छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 38वां स्थान मिला है, 38, जो कभी 2015 में अपन 81st पोजीशन पर होते थे, आज अपन 38 पोजीशन पर हैं। 2020 में भी हम 48 पर हुआ करते थे। ये इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद इस इंडेक्स में नंबर 1 पर आपको दिखने को मिल रही होगी स्वीडन है। केवल 4 देश ऐसे हैं जो नॉन यूरोपियन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे टॉप 10 में। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, 2 पर स्वीडन, नंबर 3 पर अमेरिका, 4 पर साउथ कोरिया, 5 पर सिंगापुर। तो अगर 3, 4, 5 देखें इसमें से कोई यूरोपियन नहीं है ना। फिर यूनाइटेड किंगडम 6 पर, फिनलैंड 7 पर, नेदरलैंड 8 पर, 9 पर डेनमार्क, सब यूरोपियन। और फिर 10वें स्थान पर अगेन एशियन, चाइना। मतलब यूरोपियंस, एशियंस और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ही देश आपको टॉप 10 में देखने को मिलेंगे। इंडिया टॉप 10 में नहीं है। अब वो बात अलग है कि भारत का राइवल चाइना यहां पर नंबर 10 पर जरूर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। अगला करंट है, अनीश गिरी और वैशाली रामेश बाबू ने यहां पर फाइड ग्रैंड स्विस 2025 जीता। फाइड ग्रैंड स्विस 2025 उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जा रहा था। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी स्टैब्लिश कर दी है जिसका नाम है आरआरसी, रेगुलेटरी रिव्यू सेल। एक बहुत ही गजब की बॉडी होने वाली है ये, क्यों हर 5 से 7 साल के बाद ये उन बैंकों को इवैल्यूएट करेगी या उन एंटिटीज को इवैल्यूएट करेगी जो आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं। क्या चेक करेगी? ये चेक करेगी कि आप क्या आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर बढ़िया हो जाएगा, फिर तो आरबीआई डायरेक्टली आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह जो है वो थोप सकता है, तो अपने आप में बढ़िया है। तो ये आरआरसी जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के अंतर्गत काम करेगी और डायरेक्टली ये आरबीआई को जो है वो रिपोर्ट करेगी। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अनबू करांगल योजना जो है वो चलाई। अनबू करांगल योजना एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है जो बच्चों को 2000 रुपए प्रति माह देगा। ये उन बच्चों को देगा जिनके या तो माँ बाप है ही नहीं, या अगर माँ बाप है तो वो बच्चों की देखरेख नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो किसी तरीके से बीमार है या फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है। ये 2000 रुपए प्रति माह आपको 18 साल की उम्र तक या जब तक आपकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आप लोगों को दिए जाएंगे महाराष्ट्र के द्वारा। इसके बाद इंडिया यूपीयू का मेंबर री इलेक्ट हुआ। आपको पहले बता दूं यूपीयू की 28वीं बैठक दुबई में चल रही थी जिस समय यह डिसीजन दिया गया, और भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का 1876 से मेंबर है। इसके बाद गौरंगल दास बने इंडिया के नए दूत जो साउथ कोरिया में है। तो भारतीय दूतावास में दूत बनकर, राजदूत बनकर गए गौरंगल दास। 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। फिर है जी आपके पास पवन कुमार शर्मा, ये इलेक्शन कमिश्नर, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर बने, ये भी 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर की जो पद होता है ये एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक का पद होता है। मतलब अब ये समझ के चलिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की आईआईटी कानपुर और वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ। कई सारी चीजों पर दोनों कॉलेज कोलैबोरेट करेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल
टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। सबसे खास बात जो मुझे इस प्रोग्राम की लगी वो क्या कि बच्चे तो ट्रेवल कर ही पाएंगे, बच्चों के साथ साथ फैकल्टी एक्सचेंज का भी एमओयू है ये। मतलब आईआईटी कानपुर की फैकल्टीज वीएनयू में पढ़ा सकती है और वीएनयू की फैकल्टीज आईआईटी कानपुर में बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर। बिहार की पहली महिला फाइड मास्टर मरियम फातिमा जो है वो बनी। ये अवार्ड इनको फाइड के द्वारा दिया गया, जो अंतरराष्ट्रीय जगत में एक चेस इंटरनेशनल बॉडी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का करंट अफेयर बुलेटिन यहीं पर समाप्त। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हम लोगों ने इस वीडियो में इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कुछ 61 टॉपिक्स कवर करे हैं 10 दिनों में जो घटनाएं प्रमुखतः घटी हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाए बिना मत जाइएगा दोस्तों। एक विश्वास होता है कि हाँ हम लोग अच्छे के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो सितंबर महीने की आखिरी वीडियो होगी। थैंक यू सो वेरी मच।